नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत सैनी और आज हम पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत की बुक से भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें हम देखेंगे कि संविधान में की प्रस्तावना हम इसमें देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में क्या निहित है, क्या इसकी विषय वस्तु है, क्या इसके मूल तत्व हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना। जो इसमें नोट करने वाले टॉपिक है उसको ध्यान से देखिएगा और नोट करते चले जाइएगा। सबसे पहले सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद कुछ अन्य देशों ने इस प्रस्तावना को अपना लिया और इसमें जो अगला जो मेन पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन से प्रख्यात न्यायवादी व संवैधानिक विशेषज्ञ थे जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो संविधान का परिचय पत्र एम पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कुछ किताबों में इसको गलत मेंशन किया गया है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे पेश किया गया और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। लाइन है कि अभी तक संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो अभी तक संविधान में केवल एक बार संविधान संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन सभी शब्दों को आगे समझाया जाएगा किस तरह समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है और अखंडता शब्द का अर्थ क्या है। इसी तरह संविधान की विषय वस्तु क्या है, संविधान की प्रस्तावना में विषय वस्तु क्या है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसे बिल्कुल ठीक इसी तरह याद रखना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व के बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि प्रस्तावना को कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो वो 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को संविधान द्वारा अपनाया गया। इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार प्रस्तावना के कुछ तत्व भी हैं, तो जरा देख लेते हैं प्रस्तावना के तत्व, यहाँ भी नोट कीजिएगा। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। दूसरा, सेकंड पॉइंट, भारत की प्रकृति। इसमें बताया गया है कि भारत की प्रकृति कैसी है। भारत एक संप्रभु मतलब स्वयं पर निर्भर, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत की प्रकृति कैसी है। तो वो प्रकृति है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। इसी तरह तीसरा पॉइंट, संविधान के उद्देश्य क्या क्या है, यह भी नोट करना है आपको। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। तो संविधान के उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। और चौथा पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी नोट कीजिएगा, 26 नवंबर 1949 की तिथि को उल्लेखित किया गया है। इसको 26 नवंबर 1949 को संविधान में उल्लेखित कर दिया गया था। प्रस्तावना में मुख्य शब्द, जैसा कि शब्दों का पता होना चाहिए किस तरह उस शब्दों को इस्तेमाल करना है या फिर किस तरह वो एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रस्तावना के कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है, जैसे संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है कि संप्रभु शब्द का अर्थ है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही अन्य किसी देश का डोमिनियन है। संप्रभु का मतलब होता है स्वयं पर निर्भर होना। भारत जो है वो अपने आप पर खुद पर निर्भर है, ना कि किसी देश पर। और डोमिनियन का मतलब होता है किसी विदेशी राज्य देश का अधिकृत राज्य होना। तो फिलहाल भारत क्या है? एक संप्रभु देश। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक मामलों में
निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे कि आप देखोगे आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दा, वहाँ पर भारत ने क्या करा, वह भारत क्या है अपने स्वयं पर निर्भर है। भारत ने क्या करा, उसमें लोकसभा और राज्यसभा में एक विधान लेकर आए और उसके बाद उसको 370 को जम्मू कश्मीर जो विवाद था उसको समाप्त कर दिया। इसको समाप्त करने के लिए भारत ने किसी की सहायता नहीं ली, ना कोई अमेरिका ना ब्रिटेन। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? समाजवादी शब्द का अर्थ है लोकतांत्रिक समाजवाद, न कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है, आपको यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ना देखकर एक समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जहाँ पर आपको सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के साथ साथ मौजूद रहते हैं, जहाँ पर आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों देखने को मिलेगी, मतलब प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी दोनों देखने को मिलता है। जहाँ पर आपको क्या होगा, जो अमीर लोग हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार अपना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए इन्होंने क्या करा है, समाजवाद अर्थव्यवस्था को बनाए रखा है। जैसे कि कुछ योजनाएं चलाकर स्वास्थ्य के लिए योजना चलाई गई है, आयुष्मान भारत योजना, या फिर सर्व शिक्षा अभियान, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, इस तरह की योजना बनाकर एक समाजवादी रूप पेश किया जाता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षित, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। अगला है पॉइंट नंबर 3 जो आपको नोट करना है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसमें जोड़ दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो कि धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें जोड़ दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि किसी भी धर्म को न मानने वाला या फिर सभी धर्मों को समान रूप से मानने वाला, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन। चौथा पॉइंट लोकतंत्र, जो कि अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। यहाँ पर आपको दो प्रकार का लोकतंत्र देखने को मिलेगा, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा, जो शक्ति होगी जनता के हाथ में निहित होती है। जैसे कि अधिकांश देशों में सुनने को मिलता है कि जनता के द्वारा उस अधिनियम को पारित कराया गया। यहाँ पर कोई भी अधिनियम अगर पारित होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, तो वहाँ पर जनता के द्वारा वोटिंग की जाएगी और उस अधिनियम को पारित कराया जाएगा। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो अधिनियम पारित कराया जाता है वो जनता के द्वारा न कराकर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में उसको पारित कराया जाता है। इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नोट करने वाला जो है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। वैसे भी और भी अन्य कंट्रियां हैं यूरोप में, वहाँ भी आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाने। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि जो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा, वहाँ पर जो कार्यकारिणी होंगे अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति वह जवाबदेही होते हैं। यहाँ पर आपको पांचवा पॉइंट है गणतंत्र। गणतंत्र का है एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में दो प्रकार से बांटा गया है, एक राजशाही, जैसे ब्रिटेन में आपको राजशाही राजा महाराजा जो पद देखने को मिलेगा, दूसरा गणतांत्रिक। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होता है, जो कि वहाँ के उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन रहता है, जैसे कि ब्रिटेन। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, जैसे कि अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और वह 5 वर्ष के लिए होता है। यहाँ भी नोट कीजिएगा। तो भारत, अगर हम कहें तो भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक
दोनों देश हैं। तो हम कह सकते हैं भारत क्या है, लोकतांत्रिक होने के साथ साथ गणतांत्रिक भी है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री को तो चुना ही जाता है हमारे प्रतिनिधियों द्वारा, और यहाँ पर एक गणतांत्रिक जहाँ पर हम राष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो भारत है वह लोकतांत्रिक होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता। 7वां पॉइंट स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। यहाँ पर स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लाइसेंस मिल जाएगा, हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने का लाइसेंस यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर ही अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के, तो इस प्रकार कह सकते हैं प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। यहाँ पर नोट कीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन है जो यहाँ पर क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर पूछी जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से यहाँ पर ग्रहण किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कीजिएगा। जहाँ मेन है, अगला पॉइंट है समता। समता मतलब किसी वर्ग के विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल किए गए हैं, नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। यहाँ पर आपको विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, लिंग, जाति, धर्म, जन्मस्थान, या फिर अनुच्छेद 16, 17 और 18, इसको आपको विस्तृत रूप से मौलिक अधिकारों में पढ़ाया जाएगा। सारे शब्दों को ठीक प्रकार से बताया जाएगा, सारे अनुच्छेद बताए जाएंगे। संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता और सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं, जिसमें प्रथम है धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी को भी मतदान सूची में शामिल होने से अयोग्य करार नहीं किया जा सकता, जो कि अनुच्छेद 325 में वर्णित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। और दूसरा अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा के लिए वैध मतदान का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 39 जो कि इंपॉर्टेंट बनता है, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत महिला तथा पुरुष का जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। 9वां पॉइंट है बंधुत्वता। बंधुत्वता का अर्थ है भाईचारे की भावना को निभाना। जैसे कि मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51 में भी कहते हैं कि भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को बनाए रखें। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया है। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, कभी कभी यहाँ पर विवाद देख लो, प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या संविधान का एक भाग है या नहीं। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, बेरूवाड़ी संघ मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग नहीं है। उसी तरह केशवानंद भारती मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार करा और फिर महसूस किया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण भाग है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बेरूवाड़ी संघ मामले में उन्होंने क्या कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और केशवानंद भारती मामले में इन्होंने 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण, प्रस्तावना में संविधान संशोधन की संभावना है या नहीं। क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो यह प्रश्न पहली बार 1976 में केशवानंद भारती मामले में उठाया गया। इसमें विचार दिया गया कि केशवानंद भारती मामले में 1973 में उठाया गया। यह विचार सामने आया कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान का यह भाग नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व तथा मूल विशेषताएं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित हैं को ध्वस्त करने वाला संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचे मतलब मूल विशेषता का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि संविधान में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है कि उद्देश्यों में परिवर्तन न हो, चाहे नीति में परिवर्तन हो जाए,
और अगर यहाँ पर उद्देश्यों में परिवर्तन होता है तो क्या होगा, उससे लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र है वह निरंकुश बन जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि उद्देश्य में तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी नीति में परिवर्तन किया जा सकता है। तो हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय में अपनी यह मतलब बेरुवाड़ी संघ 1960 के तहत किया गया है। कहा गया है कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषता को संशोधित नहीं किया जाए। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषता को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, वह है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको फिर से नोट कर लीजिएगा। और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।